अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ना, जो हमने इम्यून सिस्टम पढ़ा था, उसके एमसीक्यूज़ पर है। तो पहले एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं, ठीक है। कॉमन फीचर ऑफ सेल ह्यूमरल रिस्पांस एंड सेल मीडिएटेड रिस्पांस। यहाँ पर असल में उसने बात क्या कही है, ह्यूमरल रिस्पांस जो है वो कौन सा रिस्पांस होता है, वो होता है हमारे पास AMI वाला, ठीक है, AMI वाला। और जो सेल मीडिएटेड रिस्पांस होता है वो होता है CMI वाला। और जो CMI है उसका ताल्लुक होता है किस चीज़ के साथ, T लिम्फोसाइट्स के साथ, ठीक है। और जो AMI है उसका ताल्लुक किसके साथ होता है, B सेल्स के साथ होता है, ठीक है। तो मतलब वो क्या कह रहा है कि कॉमन फीचर क्या है, मतलब जो हमारे पास AMI और CMI होती है, इन दोनों के अंदर जो कॉमन चीज़ है वो क्या है। तो उसके अंदर देखो, जो टिश्यू रिजेक्शन है ना, वो जो काम कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है, वो हमारे पास T लिम्फोसाइट्स कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी टिश्यू को रिजेक्ट करवाना है हमारी बॉडी के अंदर कोई, अच्छा मैं एक चीज़ बता दूँ जो मैंने अपने लेक्चर में नहीं बताई। एक होता है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स से ये मुराद है कि आप हमारी बॉडी के अंदर या अपनी बॉडी के अंदर जो ना आपकी जो बॉडी है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और अपने आप पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। अटैक ऑन योर ओन सेल्फ इज़ कॉल्ड ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। लेकिन किसके ज़रिए वो रिस्पॉन्स होगा, इम्यून सिस्टम के ज़रिए, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, इसकी रीज़न क्या होती है, इसकी वजह क्या होती है, तो उसके अभी तक कोई नाउन रीज़न मौजूद नहीं है, ठीक है। अभी तक हमें इसकी कोई जो है ना वो सही वजह पता नहीं है कि ऐसा होता क्यों है। और ये जो चीज़ है इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है उसकी रीज़न क्या होती है, कोई रीज़न नहीं होती। मैंने भी बताया ना, ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स की कोई रीज़न ही नहीं होती, मतलब सही वाली रीज़न जो है वो नहीं पता, ठीक है। तो असल में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर क्या हो रहा है कि इम्यून सिस्टम अपने खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करी जा रहा है। तो इसके अंदर जो एक एग्जांपल है ना, हम कह सकते हैं टिश्यू रिजेक्शन। लेकिन टिश्यू रिजेक्शन जो है उसके अंदर एक उसका केस होता है, उस केस को कहते हैं ऑटोग्राफ्ट, ठीक है। ऑटोग्राफ्ट जो है उसके अंदर क्या होता है कि अगर मेरी बॉडी है ना, ये फ़र्ज़ करो ये एक इंसान है, ठीक है। इसकी यहाँ से स्किन जो है वो ख़राब होगी, तो इसकी स्किन को अगर फ़र्ज़ करो मैं यहाँ से कहीं से स्किन उतार के यहाँ पे लगा दूँ, तो इसको मैं क्या कहूँगी कि ये ऑटोग्राफ्ट है। मतलब अपनी स्किन को अपने ऊपर लगाना, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो ऑटोग्राफ्ट होता है। तो इस केस के अंदर होता क्या है कि बॉडी जो ना फिर क्या होगी, अपने खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी। और जब वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी तो वो जो हमने नया पार्ट लगाया होगा उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हमें ग्राफ्टिंग करनी पड़े या मतलब हम लोगों को ट्रांसप्लांटेशन करनी पड़े। ट्रांसप्लांटेशन के बगैर भी जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बैकफायर कर सकता होता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ठीक है। वैसे अगर टिश्यू रिजेक्शन की या ग्राफ्टिंग की बात कर लें तो उसके अंदर एक और चीज़ भी होती है, मैं सारी नहीं बता रही, ठीक है। आइसोग्राफ्ट होती है। वो जो आइसोग्राफ्ट होती है उसके अंदर ये होता है कि फ़र्ज़ करो भाई दो आइडेंटिकल ट्विन्स है, ठीक है। ये एक आइडेंटिकल ट्विन है और ये एक आइडेंटिकल ट्विन है, ठीक है। और ये जो दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स है ना, इसका पार्ट मैं इसको दे दूँ, इसका पार्ट मैं इसको दे दूँ, मतलब इस तरह से अगर ट्रांसप्लांटेशन हो, ठीक है। या मतलब इन दोनों में से सिर्फ एक को इसका पार्ट दे दूँ, इसको चाहिए था मैंने दे दिया, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी जो है आइसोग्राफ्ट होता है। और उसमें भी मतलब इम्यून सिस्टम जो है बाज़ दफ़ा कबूल ना करे तो उसको भी हम क्या कह देते हैं कि वो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो दिया। जो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है वो करवा कौन रहा होता है, और टी लिम्फोसाइट्स करवा रहे होते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर कौन करवा रहा होता है, CMI करवा रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ की बात करते हैं कि जो टिश्यू रिजेक्शन है वो किसका फंक्शन है। तो मैंने भी बताया कि वो टी लिम्फोसाइट्स का, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं और किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स। उसके बाद जो अगला है वो क्या है, वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज़ लाइक टेटनस। अब देखो जो टेटनस है उसके अंदर क्या होता है, पहले तो देखो ना उसने क्या क्या वैक्सीनेशन करनी है। अगर वैक्सीनेशन करनी है तो इसका मतलब क्या है, हम एंटीजन डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम गौर करें तो जब टेटनस होता है वो क्या होता है, एक जो है ना एक्टिव इन्फेक्शन है। और एक्टिव इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है कि हम लोग जो एंटर कर रहे होते हैं ना किसी चीज़ को, तो वो होती है एंटीबॉडीज़, ताकि हमें जल्द अज जल्द शिफा मिल सके, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, एंटीबॉडीज़ ऐड कर रहे होते हैं। जिसमें एंटीबॉडीज़ ऐड करें उसको तो हम वैक्सीनेशन कह ही नहीं सकते, वो तो पैसिव होती है। और जो वैक्सीनेशन है वो तो एक्टिव होती है। तो हम इस बात को रूल आउट कर देंगे कि उसने बस लूज सेंस में लिखा है, ठीक है। तो जो टेटनस है उसके अंदर क्या होगा, एक तो एक्टिव इन्फेक्शन है तो फिर उसके अंदर एंटीबॉडीज़ आएंगी तो पैसिव होगी। तो उसने इसके अलावा जो है ना उसने क्या कहा है कि जब हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कर कैसे रहे हैं, आर्टिफिशियली करेंगे। मतलब एक इंसान है उसको टेटनस है तो उसे हम जो है ना एंटीबॉडीज़ खुद देंगे। ऐसा नहीं होगा कि गलती से उसके अंदर एंटीबॉडीज चल जाए, तो हम क्या करेंगे, वो खुद देंगे। अगर खुद देंगे तो वो आर्टिफिशियल होगी। इस तरह से एक ऐसी इम्यूनिटी होगी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब जो एंटीबॉडीज़ हैं वो किसके अंदर इंजेक्ट की जाती हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ आर इंजेक्टेड इन, किसके अंदर, हमें एंटीबॉडीज़ को खुद इंजेक्ट करते हैं। देखो उसने बात की इंजेक्ट करने की, जैसे अभी यहाँ पे मैंने बात की थी कि एंटीबॉडीज़ को हम क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट खुद कर रहे हैं। अगर इंजेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो आर्टिफिशियली हम डाल रहे हैं, वो खुद नहीं जा रही। और अगर एंटीबॉडीज़ डाल रहे हैं और एंटीजन को नहीं डाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो पैसिव है। तो इसका भी हमारे पास क्या आंसर रहेगा, सेम वाला। अब जो एंटीबॉडीज़ है, देखो मैंने उसका स्ट्रक्चर बताया था वो कैसा होता है। ये मेरे पास एक जो है वो सॉरी,
यहाँ पे मेरे पास जो है ना एक हैवी चेन है, दो हैवी चेन है सॉरी, और ये मेरे पास एक दो लाइट चेन है। और यहाँ पे इन दोनों के दरम्यान में पता है डाइसल्फाइड ब्रिज होता है, मतलब ये जो दोनों हैवी चेन्स है, और यहाँ पे भी एक होता है और यहाँ पे भी एक होता है। वैसे इस लाइट और लाइट के दरमियान भी होता है, लेकिन अभी हम उस चीज़ को नहीं डिस्कस कर रहे, ठीक है। तो लेकिन जो हमारी किताबें बने ना वो लाइट और लाइट के दरमियान नहीं बना हुआ। तो अच्छा, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि वेरिएबल पार्ट है, इसको भी क्या कहते हैं, वेरिएबल पार्ट है। और ये वाला जो पार्ट होता है इनको क्या कहते हैं कि ये कॉन्स्टेंट है। जो कॉन्स्टेंट पार्ट है ना, कॉन्स्टेंट पार्ट वो भी टोटल 4 होते हैं, और जो वेरिएबल पार्ट है ना वो भी टोटल कितने होते हैं, 4, तो टोटल 8 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब जो एंटीबॉडीज़ है उसके बारे में वो कह रहे हैं कि उसमें क्या मौजूद होता है, ठीक है। तो उसमें 2 हैवी और 2 लाइट चेन्स मौजूद होती हैं। ये देखो मेरे पास एक हैवी चेन, ये एक हैवी चेन, ये एक लाइट चेन, ये एक लाइट चेन। अब एंटीबॉडीज़ की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, तो उसमें ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। अब देखो फाइब्रस जो है ना वो वाली प्रोटीन होती है जो फाइबर की शक्ल में हो, इसके मैंने सबसे आसान डेफिनेशन यही रखी है। वैसे इसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैटालिटिक भी नहीं है, सारी बात है। उसने तो सीधा सीधा जो है उसकी ऑप्सोनाइजेशन करनी है एंटीजन की। और ऑप्सोनाइजेशन कैसे करनी है कि जैसे मेरे पास फर्ज करो ये एक एंटीबॉडी है, ठीक है, इसी तरह ये भी एक एंटीबॉडी है, इसी तरह ये भी एक एंटीबॉडी है। तो इन्होंने हर तरफ से, ये मेरे पास एक एंटीजन है, इसको इन्होंने घेर लेना है, और घेरने को इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि ऑप्सोनाइजेशन है। रेगुलेटरी भी नहीं है ये, ऑस्मो रेगुलेशन वगैरह इस तरह का कोई काम नहीं करी, तो फिर हमारे पास एक ही बचती है, ग्लोबुलर। अब जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है वो किसके ऊपर मौजूद होती है, देखो ये असल में वो पूछ रहा है कि एंटीबॉडी के ऊपर एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ पे होती है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है एक एंटीबॉडी, ठीक है। अब ये इसका क्या है, ये इसका है कांस्टेंट रीजन, ये भी इसका है कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ये वाला जो रीजन है ना, ये मतलब इसके ऊपर टोटल मैंने भी बताया था कि कितने वेरिएबल रीजन कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। और जो उसके ऊपर कांस्टेंट रीजन था वो भी कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल रीजन है ना, यहाँ पे आके एंटीजन ने जुड़ना है, यहाँ पे आके जुड़ना है। तो अब यहाँ पे आके जुड़ना है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ पे होती है, वेरिएबल रीजन होती है किसका। अब देखो ये मेरे पास कौन सी चेन है, हैवी चेन, और ये कौन सी है, लाइट चेन। तो हैवी का और लाइट दोनों का वेरिएबल रीजन जो है वहाँ पे क्या होती है, एंटीजन जुड़ी होती है। अब कोई भी फॉरेन बॉडी का जो मतलब फॉरेन बॉडी से मुराद है पैथोजन, या पैथोजन के ऊपर मौजूद एंटीजन, ठीक है, जो कि एक्टिव कर रही होती है इम्यून सिस्टम को, उसको क्या कहते हैं, एंटीजन। तो जो फ्लूइड जो कि ब्लड और लिम्फ के दरमियान होता है उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मैंने ये बात जब लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाते तब बताई थी। ये मेरे पास क्या फर्ज करें, लिम्फेटिक कैपिलरी है, ठीक है, और ये यहाँ पे है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो इस कैपिलरी के अंदर जाएगा, तो इस कैपिलरी के अंदर जो फ्लूइड, जैसे ये मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड गया है, इसके अंदर इसकी कंपोजिशन में कोई तब्दीली नहीं है, बस ये अंदर गया है। लेकिन जब ये अंदर जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा लिम्फ, लेकिन जब ये बाहर होगा तो उसका नाम क्या होगा कि ये क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। तो देखो जो लैक्टियल होती है ना वो, उसको हम कहते हैं कि वो ब्रांच है लिम्फेटिक कैपिलरी के, ठीक है। मतलब देखो मेरे पास जो है ना वो आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इलियम वगैरह। तो उस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या मौजूद होता है, लैक्टियल्स मौजूद होती हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लैक्टियल्स मौजूद होती है ना, वहाँ पे वो ये बात भी बता रहा होता है इलियम के अंदर कि जो लैक्टियल है ना वो लिम्फेटिक कैपिलरी की एक ब्रांच है, ठीक है। तो ये भी क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। अब यहाँ पर डक्ट आ गया, तो ये मतलब लिम्फेटिक थोरेसिक, यहाँ पे भी लिम्फेटिक आ गया, डक्ट भी आ गया, तो ये भी किसका, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, ये भी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, उसका नाम बता रहा है। अगर वेन की बात करें तो वेन से क्या मुराद होता है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो फिर हम इसको जो है ना कैसे कह सकते हैं कि ये मतलब हम इसे लिम्फेटिक सिस्टम से जोड़ कैसे सकते हैं। तो जो ये हमारे पास होती है ना थोरेसिक डक्ट्स आकर इकट्ठी होती हैं वेन्स के अंदर, और वो वेन होती है लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। अब जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है इलियम के अंदर मौजूद, जो मैंने भी बताया कौन सी होती है, लैक्टियल। अब जो लिम्फ का फ्लो है वो सारों के साथ मेंटेन किया रहता है, ये सारे लिम्फ का फ्लो मेंटेन करते हैं, मतलब लिम्फ को ये वो देते हैं कि हाँ तुम जाओ, मूव करो, उसको मूव करने का हौसला दे रहे हैं, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन इनमें से ऐसा कौन है जो नहीं दे रहा होता, तो वो होते हैं रिफ्लेक्स मूवमेंट। तो हमारा जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है ना वो लिम्फ की मूवमेंट के अंदर कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, लेकिन जो बॉडी की मूवमेंट है स्पेशली पेरिस्टालसिस, ठीक है, वो कैसे, देखो अब जैसे रिलैक्स और कंट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने से इर्द गिर्द की जो ऑर्गन्स हैं, इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर कोई प्रेशर वगैरह एक्सर्ट हो रहा है। उस प्रेशर के एक्सर्ट होने से क्या होगा, उस प्रेशर के एक्सर्ट होने से लिम्फ फ्लो कर सकेगा, ठीक है। और वो भी जो है ना उसके अंदर वेल्व्स भी मौजूद होते हैं, ये भी चीज़ होती है। और स्केलेटल मसल्स हैं, अच्छा वेल्व्स मौजूद होने की वजह से ना इसकी जो लिम्फेटिक वेसल वगैरह होती है उसके जो स्ट्रक्चर होता है ना वो बेडेड नज़र आ रहा होता है, ठीक है। उसमें क्योंकि जो हमारे पास एक वेन होती है ना उससे बहुत ज़्यादा वेल्व्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्रीथिंग मूवमेंट में देखना उसमें भी प्रेशर वगैरह एक्सर्ट हो रहा होता है, और स्केलेटल मसल्स में भी मसल्स आ जाते हैं। अच्छा, अब जो लिम्फ है वो ड्रेन कर दिया, ये मेरे पास आ गया एक लिम्फ नोड, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या आएंगी, बहुत सारी लिम्फेटिक वेसल्स आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे फिर एक लिम्फेटिक वेसल आएगी। ये जो सारी होती है ना जो कि लिम्फ नोड की तरफ जा रही होती है, इनको कहते हैं ए फ्रंट, ए से, ठीक है, ए से ये समझ लो आने वाली, ठीक है। और ये जो हमारे पास ऊपर है ई,
ये होता है ई फ्रंट। ई फ्रंट को इससे यहाँ याद कर लो कि ये ई से एंड, ठीक है। तो एंड वाली ये जो होती है ना, ये सिर्फ एक ही होती है हमेशा, ठीक है। और ये जो ये क्या होती हैं, ये मैनी होती हैं, ज़्यादा होती है तादाद में। और ये देखो जब ये एक है ना, एक ये सारी इन सारों का फ्लूइड जो है एक इकट्ठा कर लेगी। तो जब यहाँ पे एक है और यहाँ पे ज़्यादा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा देर स्टे करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी जरासीम मौजूद होंगे ना, वो अच्छी तरह से साफ़ कर ले जाएंगे लिम्फ नोड्स के ज़रिए, ठीक है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि जो लिम्फ है ड्रेन करता है लिम्फ नोड्स के अंदर विया, तो वो बहुत सारी एफरेंट वेसल्स हैं जो कि ड्रेन कर रही हैं किसके अंदर, लिम्फ नोड के अंदर, और फिर वो इकट्ठा होकर ड्रेन्ड बाय, तो हम क्या कहेंगे कि सिंगल ईफरेंट वेसल ड्रेन्ड बाय, ठीक है। अब जो लिम्फ नोड्स हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं, हर जगह पे, लेकिन सिवाय किसके, ब्रेन के। ब्रेन के अंदर क्यों मौजूद नहीं होते, क्योंकि ब्रेन के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम ही मौजूद नहीं होता। ब्रेन के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम इसलिए मौजूद नहीं होता है क्योंकि हमें यह डर होता है कि कहीं वहाँ पे कोई जरासीम एंटर ना कर जाए, कोई पैथोजन एंटर ना कर जाए, सारी बातें एक सेंसिटिव पार्ट है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर इम्यून लिम्फेटिक सिस्टम का कोई ना कोई और उन्होंने हल किया हुआ होता है, ठीक है, अल्लाह ताला ने किया होता है। इम्यूनिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ बॉडी फॉर ऑल एक्सेप्ट। अब इम्यूनिटी जो है वो बॉडी की कैपेसिटी है, मतलब इम्यूनिटी के सारे काम कर सकते हैं, लेकिन कौन सा काम नहीं करेगी इनमें से, तो वह एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है। हाँ जी, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस यही काम कर रही होती है, जैसे हमने यहाँ पे पहले पढ़ा था सबसे पहले, ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन वो भी बढ़ रही होती है, ठीक है। और अगर लिम्फोसाइट्स की बात करें तो वो भी जो है ना मोबिलाइज हो रहा होता है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो सारी बात है उसका सर्कुलेटरी सिस्टम से इम्यूनिटी का एज सच कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद अगले पे चलते हैं, इम्यूनिटी इज जनरली डिस्ट्रॉयड इन। इम्यूनिटी किसके अंदर जनरली डिस्ट्रॉय हो रही होती है। अब अगर हम बात करें ना कि इम्यूनिटी अफेक्ट किससे हो रही है, तो उसे इन्फेक्शन सारे अफेक्ट करें। इन्फ्लेमेशन की बात करें तो हाँ वो पॉजिटिवली अफेक्ट कर रही है, लेकिन इस तरह नहीं है कि वो अफेक्ट नहीं कर रही है, अफेक्ट ये सारे करेंगे, सारे डिजीज आएंगे। लेकिन अगर हम यह बात करें डिस्ट्रॉय किस में हो रही है, तो वो HIV इन्फेक्शन या फिर एड्स हम कह सकते हैं, लेकिन एड्स का ऑप्शन नहीं है। जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है वो किसका रिजल्ट होती है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। बाकी ये जो दोनों होती हैं ये नॉन स्पेसिफिक होती हैं और ये दोनों इननेट भी होती हैं। फैगोसाइटोसिस मैंने पहले भी बताया था किसके अंदर ज़्यादातर आ रही होती है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। मैक्रोफेजेस वगैरह जो सारे आ रहे होते हैं वो किसके अंदर आ रहे होते हैं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सारे के सारे ना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के एग्जाम्पल है। कैसे, जो स्किन है ना वो हमारे पास होता है एक फिजिकल बैरियर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर। अब देखो जो मैक्रोफेज है ना वो आ रहे होते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर, और जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसके अंदर फिजिकल बैरियर आ रहे हैं, उसके अंदर केमिकल बैरियर आ रहे हैं, और इसके अलावा उसके अंदर जो है ना वो भी आ रहे होते हैं, मैकेनिकल बैरियर भी आ रहे होते हैं। मैकेनिकल बैरियर कैसे होते हैं, मैकेनिकल बैरियर जैसे हमारे पास स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, ठीक है, ये सारे जो हमारे पास कैसे होते हैं मैकेनिकल बैरियर। तो मैकेनिकल, फिजिकल या केमिकल इस किस्म के जो बैरियर हैं किसके अंदर आ रहे होते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर। तो जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसमें मैक्रोफेज आ रहे होते हैं, और जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में उसमें बी सेल्स और टी सेल्स आ रहे होते हैं। जो साइक्लोस्पोरिन है उसको किस किस्म का रिस्पॉन्स खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया रहता है, तो उसको इस्तेमाल किया जाता है टिश्यू रिजेक्शन को ख़त्म करने के लिए। और जो टिश्यू रिजेक्शन है वो उसको कौन करवा रहा होता है, टिश्यू रिजेक्शन का अंदर रोल कौन प्ले कर रहा होता है, तो टी लिम्फोसाइट प्ले कर रहा होता है। और जो टी लिम्फोसाइट है वो कौन बना रहा होता है, उसको बना रहा होता है सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। तो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स को खत्म करने के लिए साइक्लोस्पोरिन को इस्तेमाल किया जाता है ताकि टिश्यू रिजेक्शन से बचा जा सके, ठीक है। वो कौन सी इम्यूनिटी है जो कि बाई बर्थ मौजूद होती है, तो वो होती है इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। इनेट का मतलब ये होता है, ठीक है, इनेट का मतलब होता है गॉड गिफ्टेड बाई बर्थ, इस तरह से। और कौन सी जो जो वैक्सीनेशन है वो हमें कौन सी इम्यूनिटी देती है, देखो जो वैक्सीनेशन है ना, पहली चीज़ ये है कि हमने उसके अंदर एंटीजन ऐड करनी है। जब एंटीजन ऐड करनी है तो इसका मतलब वो पैसिव नहीं हो सकती, क्योंकि पैसिव के अंदर हम क्या डालते हैं, एंटीबॉडी डालते हैं। तो ये मेरे पास कौन सी एक्टिव। अब अगर जो है ना मैं क्या कर रही हूँ कि एंटीजन को खुद डाल रही हूँ, तो वो मेरे पास क्या होगी, आर्टिफिशियल। लेकिन अगर एंटीजन जो है वो नेचुरली डल रही है तो उसको मैं क्या कहूँगी कि वो नेचुरल एक्टिव है। लेकिन जो वैक्सीनेशन है उसके अंदर तो हम एंटीजन जो है वो खुद डाल रहे होते हैं, तो इस वजह से जो इसका आएगा वो क्या आएगा, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अच्छा, इन सारों के अंदर जो पैसिव इम्यूनाइजेशन है उसके बारे में सारे ठीक हैं, कौन सी के अलावा पैसिव इम्यूनाइजेशन के बारे में बात हो रही है। पैसिव के अंदर होता है क्या, पैसिव के अंदर पहली चीज़ तो ये है कि एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट किया रहता है। अब एंटीबॉडीज़ को कौन इंजेक्ट कर रहा होता है, तो इस उन्होंने कहा है कि कौन सी बात है जो पैसिव इम्यूनाइजेशन के बारे में गलत है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट की जा रही होती हैं, की जा रही होती है। एंटीटॉक्सिन इंजेक्ट की जा रहे होते हैं, एंटीटॉक्सिन इस केस में इंजेक्ट किए जा रहे होते हैं जब हमारे पास स्नेक वैनम होता है। और जो स्नेक वैनम होता है ना उसके केस में, अच्छा, जो एंटीबॉडीज़ का सीरम होता है ना उसको कहते हैं एंटी सीरम, एंटी सीरम या फिर एंटी सीरा, एंटी सीरा प्लूरल के केस में, ठीक है। और अगर स्नेक विनम होना तो उसको कहते हैं एंटीटॉक्सिन सीरम, ठीक है, एंटीटॉक्सिन सीरम कहते हैं स्नेक के केस में, क्योंकि उसमें जो स्नेक वेनम है, जो सांप का जहर है उसमें मौजूद ही टॉक्सिन्स है,
ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ होती हैं उसके अंदर मतलब एंटीबॉडीज़ आ जाए तो एंटी सीरम। अब एंटी सीरा की बात करें तो वो भी क्या है, सीरम ऑफ एंटीबॉडीज़, तो यहाँ ये भी इंजेक्ट किया जा रहा होता है। तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस भी हो रही होती हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर। देखो एंटीबॉडीज़ तब प्रोड्यूस होंगी जब एंटीजन को डाला जाएगा, वरना एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं होंगी, वो हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर उसे जो है ना एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब क्या है, एंटीजन आ रही है। अगर एंटीजन आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये पैसिव इम्यूनाइजेशन नहीं है। तो अगला जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो क्या, एंटीबॉडीज़ कंसिस्ट ऑफ। तो एंटीबॉडीज़ के अंदर मैंने भी पहले भी बताया कि दो जो है वो हैवी चेन्स हैं, ठीक है, जो कि मतलब ये इस तरह के, ये जो मेरे पास के हैवी चेन और ये भी मेरे पास क्या हैवी चेन है, और दो मेरे पास क्या लाइट चेन है, ठीक है। और जो टोटल चेंज हो जाएंगे वो कितनी हो जाएंगी, दो हैवी और दो लाइट, तो टोटल 4 चेंज हो जाएंगी। अगला एमसीक्यू है वो कौन सा, कि जो डाइसल्फाइड ब्रिज है वो सबके दरमियान मौजूद होता है सिवाय किसके। अब मैंने पहले भी बताया था कि डाइसल्फाइड ब्रिज जो हैवी के दरमियान भी मौजूद है और हैवी और लाइट के दरमियान भी मौजूद है, और इवन के लाइट और लाइट के दरमियान भी मौजूद है। लेकिन जो हमारी बुक है उसके ऊपर लाइट और लाइट के दरमियान मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, यहाँ जी लाइट और लाइट के दरमियान मौजूद नहीं है। अच्छा अब देखो जो सी और बी वाला ऑप्शन है ना वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब उसने कहा लाइट और हैवी और लाइट, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब दोनों एक ही बात हो जाएगी ना, तो इस वजह से उसने बस ये घुमाया हुआ है। तो वैक्सीन जो है वो इनमें से किसके लिए अवेलेबल नहीं होती, तो बैक्टीरिया के लिए तो होती है, हम सबको पता है। अगर वायरल की बात करें तो उसके अंदर जो मेरा ख्याल था ना वो ये था कि जो वायरस होता है ना उसके ऊपर किसी भी वैक्सीन का असर नहीं होता, मुझे ये लगता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो उसके अंदर ये एग्जांपल होती है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बनाई जा सके, क्यों, क्योंकि वैक्सीन नहीं बनती, मुझे लगता था वायरस के लिए, लेकिन वैक्सीन बनती है वायरस के लिए, ठीक है, वैक्सीन बन जाती है वायरस के लिए। तो जिसकी नहीं बन रही होती वो कौन होता है, वो होता है फंगस जो है ना उसकी वैक्सीन नहीं बन सकी अभी तक, लेकिन ये भी हमारी किताब ही कहती है। स्ट्रॉन्गर और स्पेसिफिक कम्युनिटी किसके अंदर मौजूद होती है, तो वो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर नहीं सिर्फ मौजूद होती है, सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर कौन सी इम्यूनिटी मौजूद होती है, स्पेसिफिक कम्युनिटी मौजूद होती है, और वो स्ट्रॉन्गर भी होती है। 28 वाला नेक्स्ट, एंटीजन जो है वो क्या होती है, ठीक है। तो एंटीजन एंटीबॉडी का रेजिड्यू होती है, मतलब ये कि एंटीबॉडी के यूज़ होने के बाद जो उसका एंड पे बाकियात बच जाती हैं, तो वो क्या वो एंटीजन होती है, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्या वो एंटीबॉडी का रिजल्ट होती है, एंटीबॉडी का तो रिजल्ट पैथोजन की वफात है, तो वो तो नहीं हो सकता। ऑपोजिट में एंटीबॉडी हो सकती है, हम किसी हद तक थोड़ा बहुत कह सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही आएगा। वो कैसे आएगा कि जो एंटीबॉडी है उसके बनने का स्टिमुलस जो है वो क्या है, एंटीजन है। मतलब अगर एंटीजन आएगी तो वो एंटीबॉडी के बनने का स्टिमुलस के तौर पे एक्ट करेगी, मतलब एंटीजन की वजह से एंटीबॉडी बन रही है। तो वैक्सीन जो है उसके अंदर क्या होती है, वैक्सीन के अंदर एंटीजन्स होते हैं, क्योंकि जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ का इंजेक्ट करना है ना वो होती है पैसिव इम्यूनिटी, और जो हमारे पास वैक्सीन है वो क्या होती है, वो होती है एक्टिव इम्यूनिटी। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसमें क्या आते हैं, पैथोजन, ठीक है। तो इसलिए क्या आएगा, हीमोरल इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो उसको कौन जनरेट कर रहा होता है, हीमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। देखो हीमोरल जो उससे मुराद होते हैं बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। और बॉडी फ्लूइड्स के अंदर दो चीज़ें आ रही होती हैं, एक आ रहा होता है ब्लड, ठीक है, और एक आ रहा होता है लिम्फ, ठीक है। ब्लड और लिम्फ आ रहा होता है। अब जो ब्लड और लिम्फ है ना उसके अंदर हम डाल होते हैं एंटीबॉडीज़ को इसलिए डाल होते हैं ताकि उस ब्लड के अंदर जो मतलब हमारे पास ब्लड है उसमें जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उस जो हमारे पास पैथोजन है, जो एंटीजन है उसके साथ फाइट कर सके, ठीक है। तो हीमोरल इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर क्या आती हैं, एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडीज़ जो उनको कौन बना रहे होते हैं, उनको बना रहे होते हैं प्लाज्मा क्लोन सेल्स। और प्लाज्मा क्लोन सेल्स को बनाने वाले कौन होते हैं, उनको बनाने वाले होते हैं बी सेल्स। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि बी सेल्स होते हैं हीमोरल इम्यून रिस्पॉन्स या फिर एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं, वी लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट इन ह्यूमन फॉर्म। तो देखो जो बर्ड्स ऑफ एबेरिकस है ना वो हो रहा है, लेकिन वो हो रहा है बर्ड्स के अंदर, ठीक है, बर्ड्स के अंदर होता है, इंसानों के अंदर नहीं होता। और बर्ड्स के अंदर वो जो सबसे पहले डिस्कवर हुए थे ना वो होते हैं क्लोएका, ठीक है, क्लोएका ऑफ बर्ड्स के अंदर पहले डिस्कवर हुए थे। लेकिन अगर ह्यूमंस की बात करें तो उनके अंदर बोन मैरो के अंदर ये बनते हैं, ठीक है, फॉर्म भी वहीं पे होता है, और जो मेचोरेशन है ना इनकी वो भी वहीं पे हो रही होती है। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन जो है वो बहुत फैंसी यूज आ चुका है सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स है टी लिम्फोसाइट्स की वजह से। अब जो इंजेक्शन है एंटीवेनम सीरम का, अब देखो एंटीवेनम सीरम पहली बात तो यह है कि इंजेक्शन हम लोग खुद लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल है। और एंटीवेनम सीरम है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या है, एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये पैसिव है। तो हमारे पास क्या है, इसका एग्जांपल है, ये किसकी एग्जांपल है थी, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन की। तो जो फैगोसाइट्स हैं और एक्शन में कब आते हैं, जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रीच हो जाती है, जैसा कि मैंने पहले बताया। लार्जेस्ट लिम्फोइड मास कौन सा होता है, तो वो सप्लीन होती है, और जो सप्लीन होती है ना उसका एक और नाम होता है, वो क्या होता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज से ये मुराद है कि यहाँ पे जितने भी रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना उनको यहाँ पे लाया जाता है और मार दिया जाता है जब उनके 120 दिन
गुजर जाते हैं। अब जो बॉडी का डिफेंस होता है, बॉडी का डिफेंस इम्यून सिस्टम, या अगर हम कह दें इम्यूनिटी, इंसानों की स्टडी को क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। इनमें से कौन सा है जो कि इम्यूनिटी के अंदर किसका कोई रोल नहीं है। टी लिम्फोसाइट्स का है, बी लिम्फोसाइट्स का है, और दोनों का किसके अंदर है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर है। एंटीबॉडीज़ की बात करें उसका भी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर है, और इम्यूनिटी से मुराद ही थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। इम्यूनिटी से फर्स्ट और सेकंड लाइन मुराद नहीं है, ठीक है। और वो आ जाती है इनेट इम्यूनिटी में, वो भी इम्यूनिटी है लेकिन वो इनेट इम्यूनिटी है। तो ये जो मायोग्लोबिन है इसका नहीं है, इसका कंट्रैक्शन वगैरह के अंदर हो सकता है, इसका उसमें हो सकता है ऑक्सीजन के साथ जुड़ने वगैरह में, ठीक है। थोड़ा बहुत सर्कुलेटरी में भी हो, मुझे नहीं पता। इम्यून सिस्टम जब किसकी एग्जांपल है तो वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, वैसे मुझे ये नहीं पता ये होती भी है कि नहीं। एंटीबॉडीज़ किसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं तो वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में इन्वॉल्व होती हैं। ये सारे के सारे जो है इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, इसमें से जितने भी हैं, लेकिन किसके अलावा। अब देखो इम्यून सिस्टम से यहाँ पर उसकी मुराद है थर्ड लाइन, ठीक है। और थर्ड लाइन जो है उसमें बी लिम्फोसाइट्स आएंगे, टी लिम्फोसाइट्स आएंगे, हाँ जी आएंगे, CMI और AMI के अंदर आएंगे। और एंटीबॉडीज़ जो हैं क्या वो भी आएंगी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर, हाँ जी वो भी आएंगी। जब बी सेल्स उनको बनाएंगे एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स होगा वो भी आएंगी। तो मोनोसाइट्स आएंगे, मोनोसाइट्स नहीं आएंगे, क्योंकि जो मोनोसाइट्स हैं उन्होंने नेक्स्ट बन जाना होता है मैक्रोफेज, और जो मैक्रोफेज है उसका किसके साथ ताल्लुक है, उसका ताल्लुक है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के साथ, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।